हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आईएएस स्टडी सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज से अगर हम काउंट करें तो प्रीलिम्स 2022 के लिए केवल 4 मंथ्स आपके पास हैं। तो इन 4 मंथ्स में हमें अपने प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है जिससे कि हमें प्रीलिम्स में श्योर सक्सेस मिल पाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 4 इसेंशियल्स फॉर सक्सेस इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके प्रिपरेशन को काफ़ी सिंप्लीफाई करेंगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे 4 इसेंशियल्स फॉर सक्सेस इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और कैसे उन 4 इसेंशियल्स को इंप्लीमेंट करें। आपके प्रायोरिटी सब्जेक्ट एरियाज कौन कौन से होने चाहिए जिस पे आपको फोकस करना है इन 4 महीनों में, प्लस एक 4 मंथ का हम स्टडी प्लान देखेंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अप्रोच क्या होना चाहिए हमारी स्टडी का, मॉक टेस्ट जो हमें प्रैक्टिस करने हैं कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और उसका एनालिसिस और उसके नोट्स मेकिंग के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सीसेट टफ होता जा रहा है तो उसको हमें लाइटली नहीं लेना है, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ बातें करेंगे। और इन सब को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ, तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो 4 इसेंशियल्स फॉर सक्सेस इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सबसे पहली बात फ्रेंड कि आज के बाद आपके पास केवल और केवल 4 मंथ हैं, तो अब आपका टारगेट केवल और केवल प्रीलिम्स की स्टडी होना चाहिए। अभी तक आप अगर मेंस की पढ़ाई कर रहे थे, ऑप्शनल की पढ़ाई कर रहे थे और आंसर राइटिंग अभी तक आप फॉलो कर रहे थे, तो प्लीज़ और प्लीज़ इसको आप स्टॉप कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स में जितना टाइम आपको देना है वो टाइम आप नहीं दे पाएंगे और उसकी वजह से ठीक प्रीलिम्स आपका नहीं होगा तो फिर ऑप्शनल प्रिपेयर करने का और आंसर राइटिंग करने का कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि फिर से आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप ऑप्शनल को और मेंस की स्टडी को और आंसर राइटिंग को आप आज के बाद मतलब 31 जनवरी को स्टॉप कर दें और पूरे के पूरे प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट हो जाएं। अब ऐसी कौन सी 4 बातें हैं जिसको हमें अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी है और जिसको सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं, सबके स्टडी में ये कॉमन होता है और इसको हमें अगर हम करते हैं तो प्रीलिम्स में हमारे सक्सेस को कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड कि लिमिटेड रिसोर्सेस। हम जनरली ह्यूमन की टेंडेंसी है हम मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए या करंट अफेयर्स के लिए केवल और केवल हमें एक सब्जेक्ट, एक सोर्स को हमें फॉलो करना है, उसके अलावा और किसी दूसरे सोर्स की तरफ देखना भी नहीं है। और उसके बाद स्टैटिक पोर्शन जो आपका सिलेबस है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, उसका जो कोर पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन है, उसकी हमें मास्टरी करनी है। ठीक है, इसका स्टैटिक पोर्शन का इंपॉर्टेंस क्या है अभी हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि अगर आप स्टडी पे स्टैटिक पोर्शन, जो भी टॉपर्स जो इस एग्जाम को क्रैक करते हैं उनका स्टैटिक पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, इस पोर्शन पर उनकी मास्टरी होती है। क्योंकि करंट अफेयर्स इज ए डायनेमिक पार्ट। करंट अफेयर्स आप कितना भी प्रिपेयर कर लीजिए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चन श्योर हैं। तो स्टैटिक पोर्शन अगर हमारा स्ट्रांग रहता है तो हमें प्रीलिम्स को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, जो बिल्कुल ही आपको फॉलो करना चाहिए अपने प्रिपरेशन में, दैट इज मेकिंग अ गुड सिस्टम ऑफ मल्टीपल रिवीजन। जब तक हम बार बार चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को रिटेन नहीं कर पाएंगे और उसको हम एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और ये मल्टीपल रिवीजन कैसे होगा फ्रेंड्स, तो आपके पास हर एक सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ क्रिस्प नोट्स मटेरियल होनी चाहिए जिसको आप लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मंथ में रिवाइज कर पाएं। तो मल्टीपल रिवीजन जरूरी है और मल्टीपल रिवीजन के लिए माइक्रो नोट्स का होना आपके पास बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप कैसे आप इसको माइक्रो नोट्स को अपने बना सकते हैं, तो आप सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद क्रिस्प नोट्स आपको बनाना है, किसका, जो उसमें फैक्ट्स हैं जिसको आप बार बार भूल रहे हैं, या किस सीक्वेंस में उस पर्टिकुलर टॉपिक में किस सीक्वेंस में डिफरेंट हेडिंग्स को डिस्कस किया गया है, उसका एक मतलब बहुत ही क्रिस्प एकदम छोटे छोटे शब्दों में, छोटे से पेपर पे, ताकि आपको रिकॉल करने में, जो भी आपने पूरी पढ़ाई करी एक टॉपिक की, उसको रिकॉल करने में, रिकलेक्ट करने में आपको हेल्प हो पाए। दूसरा, आपको चीजों को रिकॉल करने के लिए यू हैव टू पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन टू रिकॉलेक्ट थिंग्स दैट यू स्टडीड। जब भी आप पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ाई करी, 2 घंटा पढ़ाई करी, आप एक A4 शीट लीजिए और रफली आप लिखने की कोशिश कीजिए, अपने ब्रेन पे प्रेशर पुट करने की कोशिश करिए। आज से आपका ये मतलब आपके डेली रूटीन में होना चाहिए कि जो भी हम पढ़े उसको हम रिकॉल करने की कोशिश करें, ठीक है ना। जब भी आप ब्रेक लें या रात में सोने से पहले थोड़ा सा दिन भर क्या क्या पढ़ा उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करें। जब तक आप दिमाग में प्रेशर डालने की हैबिट नहीं डेवलप कीजिएगा तब तक आप चीज़ों को जो भी आप पढ़े उसको
रिकॉल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। और तीसरा जो है गुड सिस्टम ऑफ रिवीजन में कि आपको एक स्पेस्ड रिवीजन की एक सिस्टम आपको डेवलप करनी होगी और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो जो भी आप दिन भर पढ़ते हैं उसको सेम डे आप रात में सोने से पहले एक बार जरूर रिवाइज करें, या मॉर्निंग में नेक्स्ट डे सो के जब आप उठते हैं तो उस फर्स्ट 1 आवर में जो आपने लास्ट डे का पढ़ा उसको एक बार जरूर आप रिवाइज करें। पूरे वीक में जो पढ़ा आपको उसको एक दिन जो लास्ट का जो दिन है सैटरडे या संडे को, उसको आपको एक बार जरूर रिवाइज करना है। और मंथ में जो आपने पढ़ाई करी, पूरे मंथ जो आपने पढ़ाई करी उसको 1 या 2 दिन रिजर्व करके मंथली भी आपको रिवीजन करना है। तो अगर ये आप रिवीजन मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं तो आप चीजों को लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाएंगे फ्रेंड्स। सो पहला था लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरा हो गया मेकिंग गुड सिस्टम ऑफ रिवीजन, तीसरा जो सबसे इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, स्पेसिफिकली लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के, उसको आपको सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होना चाहिए। और जो पेरिफेरल एरियाज है, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल एरियाज, कि जैसे सपोज कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें 4 ऑप्शन है, A, B, C एंड D। तो एक क्वेश्चन का तो एक ऑप्शन ही सही है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन है, ठीक है ना, ये भी प्रोबेबल एरियाज ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हॉट टॉपिक्स हो जाते हैं आपके लिए। तो इनके बारे में भी, इन 3 जो ऑप्शंस हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए डिफरेंट डायमेंशंस में। तो जो पेरिफेरल एरियाज है बेसिकली, जिस पे अभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसके आसपास के जो एरियाज हैं उस पर थोड़ा सा रिसर्च R&D करना गूगल से, और उसके बारे में एक नोट्स बनाना, एक क्रिस्प नोट्स बनाना A4 साइज में। ये लास्ट मोमेंट पे काफी आपको हेल्पफुल हो जाता है। और जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस आए हैं, वो आपने अगर पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया होगा तो किसी ना किसी में 1 या 2 ऑप्शन रिपीट हो जाता है। तो अगर हमने ये एक्सरसाइज किया हुआ है तो हमें एलिमिनेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है मेन एग्जामिनेशन में। और जो 4th जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, दैट इज सॉल्विंग मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में आपको आइडेंटिफाई करनी होगी अपनी कैटेगरी की, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब कि आप की एक्यूरेसी बेटर है, मतलब जितने क्वेश्चंस आप करते हैं वो सारे के सारे या मैक्सिमम उसमें से सही कर पाते हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, ठीक है ना, आप ज्यादा नंबर अचीव करते हैं मॉक टेस्ट में। तो आपको इन दोनों में से अपनी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको फाइनल पेपर में अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं ये डिसाइड करने के लिए। उसके अलावा मॉक टेस्ट से आपको एलिमिनेशन टेक्निक सीखनी होगी, ठीक है ना। और उसके बाद आपको अपनी एक फाइनल स्ट्रेटजी इन मॉक पेपर को प्रैक्टिस करते के साथ साथ डेवलप करनी होगी, जिसको आप अपने जो प्रीलिम्स 2022 का पेपर है उसको आप सॉल्व करने के लिए इस स्ट्रेटजी को आप यूज करेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो 4 चीजें हमने डिस्कस करी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप ये आपके आज से जो 4 मंथ के लिए जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें ये इंक्लूड होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें से अगर किसी भी एक फैक्टर में अगर आप लैक करते हैं तो आपका प्रीलिम्स में, ठीक है ना, सिलेक्शन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। अच्छा, दूसरा जो है प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स एरिया क्या होने चाहिए हमारे। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको स्टैटिक पोर्शन की मास्टरी करनी है। करंट अफेयर्स के पीछे भागते नहीं रहना है। करंट अफेयर्स के लिए 2-2, 3-3 मैगजीन्स नहीं पढ़नी है, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आप उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे, रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो काम है, आपको स्टैटिक पोर्शन की मास्टरी करनी है, और करंट अफेयर्स को उतना ज्यादा वेटेज, स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा वेटेज नहीं देना है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करें तो ये आपके प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक पॉलिटी से हर साल 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मतलब अगर पॉलिटी आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, आपके 15 से 20 क्वेश्चन एकदम श्योर शॉट है। मॉडर्न हिस्ट्री से अगेन जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं उसमें 10 to 12 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के जरूर होते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। फिर से इकोनॉमी के भी लास्ट ईयर 14 to 15 क्वेश्चंस आए हुए थे, तो इकोनॉमी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। उसी तरह से इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि IFOS का एग्जाम भी यूपीएससी प्रीलिम्स के थ्रू ही होता है, तो इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, और अगर इन 4 सब्जेक्ट्स को आपने अच्छे से प्रिपरेशन आपने कर लिया फ्रेंड्स, तो 60 to 65% आपकी प्रिपरेशन इजीली हो जाती है। तो सबसे पहला फोकस पॉलिटी पे है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड देन ज्योग्राफी। बेसिकली इन दोनों को मर्ज करके ही पढ़ना बेटर होता है, क्योंकि इकोनॉमी और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों के टॉपिक्स जो है मिक्स एंड मैच होते हैं, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को साथ साथ पढ़ना होता है। प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए वन एंड ओनली सोर्स इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से बेस्ड ही क्वेश्चन साइंस एंड टेक में पूछे जाते हैं। बेसिक जो एनसीईआरटी है उसमें 1-2 जो चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की जो एनसीईआरटी में जो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर
चैप्टर है उसको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। डीएनए, आरएनए, जीन्स क्या होते हैं, जीनोम्स क्या होते हैं, इन सारे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। उसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप पूरे के पूरे आपका करंट अफेयर से ही इसका प्रिपरेशन हो जाता है। और सबसे लास्ट जो है सीसॉट, विच इज बिकमिंग डिफिकल्ट, ओके, ईयर आफ्टर ईयर। सो सीसेट को आपको हल्के में नहीं लेना है। तो सबसे पहले इन एरियाज पे फोकस करना है। ये अगर हो जाता है एक बार हम मेरा अच्छे से प्रिपेयर, तब हम इन जो एरिया जिससे कि जो कि लेस प्रायोरिटी एरियाज है, जिससे मतलब 1, 2, 3 या 4 ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन एरियाज पे हमें फोकस करना है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया और आर्ट एंड कल्चर हो गया। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एंशिएंट, ठीक है ना। मेडिवल को आप एक बार चाहें तो अगर आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप मेडिवल को छोड़ भी सकते हैं, बट मेरा ये सजेशन होगा कि एटलीस्ट एक जो रीडिंग है वो जरूर एक बार मिडिवल की दें, ताकि मिडिवल से अगर कोई लो हैंगिंग फ्रूट्स अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको मिस ना कर पाएं। तो हमें इन एरियाज पे बेसिकली फोकस्ड रहना है। ये हमारे प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं और हमारा टारगेट होगा कि इन सब्जेक्ट्स को भी हम फोकस करें और इन्हीं को हम मल्टीपल रिवीजन करें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब 4 मंथ का आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए फ्रेंड्स। तो टू बी वेरी फ्रैंक फ्रेंड्स, जैसा प्रीलिम्स का एग्जाम दिन पर दिन डिफिकल्ट होता जा रहा है, उस हिसाब से आपको हर दिन कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। और लास्ट के 1 और 2 मंथ में, मतलब कि अप्रैल और मई में, ये 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स भी जा सकते हैं, ठीक है ना। इतना रिक्वायरमेंट, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम पे इतना ज्यादा टफ होता जा रहा है प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स का पेपर भी टफ होता जा रहा है, तो इतने नंबर ऑफ आवर्स आपको मैंडेटली देने ही देने होंगे। अब सी फ्रेंड्स, फरवरी में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, मैंने एक रफली एक मतलब रोड मैप बनाया हुआ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए। और ये रोड मैप उनके लिए है जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को एक बार फिनिश कर लिया है, एक बार पढ़ लिया है। ये उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल ही अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, इतने कम टाइम में प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर पाना होलिस्टिक मैनर में, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो फरवरी में हमारा टारगेट ये होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो हमारे सबसे जो हाई प्रायोरिटी एरिया वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पॉलिटी और ज्योग्राफी, मेरा अप्रोच फ्रेंड ये होता है कि मैं एक साथ 2 सब्जेक्ट को लेके चलूँ, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट होता है तो एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहने से हमें बोरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है। और 2 से ज्यादा सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फेयर अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दे पाते हैं। तो 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना बहुत ही अच्छा होता है और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होती है। तो फर्स्ट 15 डेज, अब ये 15 डेज मैंने लिया है, बट ये 1 और 2 दिन प्लस माइनस हो सकता है, आपका टारगेट अगर अचीव नहीं होता है तो उस हिसाब से। तो फर्स्ट 15 डेज में 2 सब्जेक्ट्स हम लेके चलेंगे, पॉलिटी और ज्योग्राफी को, ठीक है ना। पॉलिटी और ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे और साथ साथ इनका करंट अफेयर्स भी, अब तक जितने करंट अफेयर्स न्यूज में आए हैं तो साथ साथ इनका करंट अफेयर्स भी हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट 15 to 16 डेज में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज का टारगेट मैंने लिया है, तो मार्च के भी 5 डेज इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, लंबा सब्जेक्ट है और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं 12 to 15, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री और इन्वायरमेंट को हमने इसलिए लिया हुआ है फ्रेंड, क्योंकि ज्योग्राफी आपने पढ़ा है तो ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से लिंक्ड होते हैं, तो इसलिए ज्योग्राफी तो आपने तुरंत पढ़ा हुआ है, तो इन्वायरमेंट भी आपको यहाँ पे खत्म कर लेना। और साथ साथ करंट अफेयर्स, ठीक है ना, इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है अभी तक मैगजीन्स में जितने इस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फरवरी मंथ में हमारा ये टारगेट रहेगा और इसके साथ ही वीकली हमारा रिवीजन का भी इसी में शेड्यूल है, ठीक है ना। और मंथ के लास्ट में भी हमें जो भी पढ़ा है उसको 1 या 2 दिन में हमें सारा कुछ रिवाइज करना होगा। उसके बाद मार्च में ये फर्स्ट 15 डेज में, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 20 and 15, ये हो गया 35 डेज। तो हम 5 मार्च के अराउंड बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट 15 डेज में इकोनॉमी, ठीक है ना, एंड साइंस एंड टेक, इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम टारगेट करेंगे और इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी हम फोकस करेंगे। इकोनॉमी में अभी जैसे आपके फरवरी के 1 और 2 फरवरी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो जितने भी एनालिसिस है पूरी फरवरी मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको आप जब मार्च में इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपके पास पूरा एनालाइज डेटा जो है आपके पास अवेलेबल होगा, करंट अफेयर्स मैगजीन्स में भी और न्यूज और बाकी जो स्टडी मटेरियल्स जो हैं जो अभी आप रेफर कर रहे हैं वहां भी। तो इकोनॉमी और साइंस एंड टेक प्लस इसका करंट अफेयर्स। नेक्स्ट जो 10 डेज होते हैं उसमें जो लो प्रायोरिटी एरियाज हैं, लाइक एंशिएंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर, इनको आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे किसी भी वीडियो के थ्रू, ठीक है ना, या कोई ऐसा आपको क्रिस्प नोट्स मटेरियल अगर आपके पास अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं तो उनको आप रेफर कर सकते हैं इनको 10 डेज में कंप्लीट करने के लिए। और चूंकि आप मई या जून से ये स्टडी कर रहे हैं तो आपने एक बार तो इनको पढ़ा ही होगा और कुछ अपना नोट्स आई होप कि आपने बनाया होगा, तो वो स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अप्रैल की बात है फ्रेंड, अप्रैल में हम फर्स्ट रिवीजन करेंगे जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसका, और रिवीजन के लिए हमारा
हमारा टारगेट होगा कि एक वीक में हमें 2 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। अब यहाँ पे पूरी डिटेल्ड स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी माइक्रो नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लिया है, तो सारा का सारा रिवीजन हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही करेंगे। और फिर यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करना और मॉक टेस्ट जो हमने अटेम्प्ट किया है उसको भी, उसमें जो मिस्टेक्स हुए उसको भी रिवाइज करना। और मे में भी हमारा सेम शेड्यूल होगा कि मे में हम सेकेंड रिवीजन और क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपने 2 बार ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है तो आपको टाइम कम लगेगा। तो सेकेंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन, मतलब फर्स्ट 15 डेज में या 20 डेज में सेकंड रिवीजन, एंड देन नेक्स्ट जो 10 डेज है उसमें थर्ड रिवीजन हम यहां पे कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी और मॉक टेस्ट का भी। और अंतिम 10 डेज में आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से लास्ट से पहले 10 दिन तक आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है ना, बैकफायर कर सकता है। और इन 10 डेज में हमें सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस केवल और केवल रिवीजन पे रखना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, तो आई ऑलवेज फॉलो एक्टिव स्टडी मेथड्स। एक्टिव स्टडी मेथड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, किन किन एरिया से आए हुए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को आप पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स बनाइए, जिसका आपको आइडिया यहां से लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 1 गो में सॉल्व कीजिए, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसके बाद जब आपने सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे पॉलिटी आपने कंप्लीट किया, तो तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद अगला काम आपका है कि मॉक टेस्ट, आप जो भी मॉक टेस्ट आप फॉलो कर रहे हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तुरंत उसके जितने भी मॉक टेस्ट हैं उन सबको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट में जो भी आपको मिस्टेक्स हो रहे हैं या न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, उसका क्रिस्प नोट, एक या 2 A4 शीट में आप उसका क्रिस्प नोट जरूर बनाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि अगर आप इस नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप लास्ट मोमेंट पे पूरे टेस्ट को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता टेस्ट लगाने का, अगर आप उसको रिवाइज करके रिकॉल ना कर पाए तो, ठीक है ना। और एट ए टाइम, जैसा कि मैंने अपने स्टडी प्लान में बताया कि 2 सब्जेक्ट को आपको एट ए टाइम लेके चलना है, और आपको टारगेट सेट करना है कि मेरे को 15 डेज में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही करना है, तभी आपका जो माइंड जो है सबकॉन्शियसली उस पर एक्ट कर पाएगा। अदरवाइज अगर आप अपने टारगेट को फिक्स नहीं करेंगे कि कितने नंबर ऑफ डेज में हमें सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा और डेज आगे बढ़ते जाएंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब मॉक टेस्ट को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी टॉपर्स की। बहुत लोग कहते हैं हमने 100 टेस्ट पेपर लगाया, हमने 150 टेस्ट पेपर लगाया, लेकिन फ्रेंड्स सारे टेस्ट पेपर लगाना, टेस्ट पेपर केवल लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट पेपर को प्रॉपर्ली एनालाइज करना और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे सभी चीजों को रिवाइज कर पाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितने नंबर ऑफ टेस्ट हमें लगाने चाहिए जिससे कि हम प्रीलिम्स के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको हम फुलफिल कर पाएं। तो मेरा ये इस पे ओपिनियन ये है फ्रेंड्स कि एटलीस्ट 40, कम से कम 40 टेस्ट फेयर एनफ हैं। 40 से 50 टेस्ट का आप टारगेट ले सकते हैं, इस हिसाब से आप अपने टेस्ट को प्लान कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में, जैसे कि फरवरी में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 मॉक्स पर वीक आप टारगेट लेके चल सकते हैं, और लास्ट के मंथ में, लाइक जब आप रिवीजन कर रहे हैं अप्रैल और मई में, तो आप 3 मंथ्स पर वीक का टारगेट ले सकते हैं। मतलब एक टेस्ट को, मतलब एक वीक में आपको 2 या 3 टेस्ट लगाने हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको प्लान करना है ताकि आप 40 या 50 नंबर ऑफ टेस्ट आप कंप्लीट कर पाए। और एंड लेट मी टेल यू दिस फैक्ट वेरी फ्रेंकली माय फ्रेंड, कि आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करने में और उसको एनालाइज करने में आपके 6 से 8 आवर्स आपको जाने ही जाने हैं। तो इस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपके 6 to 8 आवर्स अगर आपके लग रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, सपोज 50, 60 या 70 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि इसका कोई आपका जो मेंस का जो प्रीलिम्स का जो फाइनल पेपर है उससे इसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में नहीं आते। कोई टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर के स्टैंडर्ड को मैच कर पाए। तो ये जस्ट एक प्रैक्टिस है, और इन टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस फाइनल एग्जाम में काउंट होता है। तो इन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और उससे एक एक्सपीरियंस लेना है आपको। तो 6 से 8 घंटे लगने हैं आपको टेस्ट पूरा एनालाइज करने में और उसका शॉर्ट नोट्स बनाने में। टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको अटेम्प्ट करना है टेस्ट को 3 राउंड्स में। आपने सब टॉपर्स के वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने सुना होगा, बहुत सारे टॉपर्स यही बताते हैं कि 3 राउंड्स में हमें स्ट्रेटजी, 3 राउंड्स में हमें अपने मॉक टेस्ट को या फाइनल पेपर जो है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले आप उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें आप 100% श्योर हो, ठीक है ना। उसके बाद आप अगर 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हैं और 2 ऑप्शंस में आपको डाउट है, तब वैसे वाले क्वेश्चंस करने हो, और सबसे लास्ट में आपको थर्ड राउंड में वैसे क्वेश्चंस करने हैं जो आप कंप्लीटली अननोन है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और यहां पे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में अवॉइड करना है।
है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, देखिए छोड़ दीजिए उसको लास्ट राउंड में हम देखेंगे। और टाइमिंग कुछ ऐसा है कि आप ऐसा टारगेट कीजिए कि जो फर्स्ट राउंड है आपका एटलीस्ट 1 आवर में आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाए। देन नेक्स्ट जो आपका जो सेकेंड राउंड है वो आपका नेक्स्ट जो 30 मिनट है उसमें कंप्लीट हो जाए, और बाकी जो लास्ट जो राउंड है उसमें आप 30 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर पाए। तो ये स्ट्रेटजी को आप अपने मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। टेस्ट को अटेम्प्ट करना ही नहीं, उसको एनालाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करके आपको अपने परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना है एक एक्सेल सीट में या अपने कॉपीज में कि कौन से राउंड में आपकी कैसी गलती हो रही है, कहां पे मिस्टेक्स हो रही है, ताकि आप उसको नेक्स्ट टेस्ट में अटेम्प्ट करवाएं। फ्रेंड्स, मैंने एक डिटेल्ड मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप जरूर देखें। उसमें मैंने सारी डिटेल्स कवर करी हुई है, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट जो है टेस्ट में आपको क्रिस्प नोट्स 1 या 2 A4 शीट्स में जो भी आपने मिस्टेक्स करी हैं या न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपको टेस्ट के थ्रू मिल रहा है उसको आप 1 से 2 A4 शीट में, ठीक है ना, उसका नोट मेकिंग जरूर ही आपको करना है। ये आपको रिवीजन में और फाइनल डेज में बहुत ही काम आने वाला है। दूसरा, जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो जनरली हमारे में टेंडेंसी ये होती है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जबकि यूपीएससी का अगर आप पेपर देखें तो यूपीएससी जो है लैंग्वेज पे और हर एक वर्ड पे खेलती है। वो लैंग्वेज से ही क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाती है, चाहे वो सीसेट का पेपर हो फ्रेंड, या चाहे आपका मॉक का जो आपका पेपर 1 जो जीएस का पेपर है वो पेपर हो। तो लैंग्वेज को ट्विस्ट करके, वर्ड्स को ट्विस्ट करके बेसिकली यूपीएससी प्ले करती है। आपको टेस्ट सीरीज में और इवन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों ही केसेस में आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है और हर एक वर्ड को केयरफुली देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जब तक आप प्रैक्टिस में ये हैबिट्स नहीं डालेंगे आप फाइनल पेपर में, ठीक है ना, केयरफुली आप क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको मॉक टेस्ट में ही इसको प्रैक्टिस करना है। तो रीडिंग ऑल ऑप्शंस केयरफुली, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद ही हमें ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, टेस्ट के थ्रू हमें यह भी सीखना है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अननोन क्वेश्चंस है, तो उनको जब हम फेस करते हैं तो हमें जो वो प्रेशर झेलना पड़ता है, और उसी प्रेशर में आके हम लास्ट मोमेंट में प्रीलिम्स के पेपर में मिस्टेक करते हैं। तो प्रेशर में हमें डिसीजन मेकिंग सीखनी है कि हम कैसा डिसीजन लेते हैं, और उसको एनालाइज करना है कि जो हमने डिसीजन लिया वो सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, और इसको जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे यूज टू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे फाइनल एग्जाम में। और एट द एंड एलिमिनेशन टेक्निक आपको सीखना है। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है फ्रेंड्स, कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, मैं बहुत ही जल्द एक एलिमिनेशन टेक्निक पे वीडियो लाने वाला हूं, जिसको आपको डायरेक्टली बस देखना है और आपको मॉक टेस्ट में आपको इंप्लीमेंट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलिमिनेशन टेक्निक आपको सीखनी है और फाइनल स्ट्रेटजी आपको एक सारे टेक्स्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक आपको फाइनल स्ट्रेटजी डेवलप करनी है कि कैसे आपको फाइनल पेपर को अटेम्प्ट करना है, और इसी से आप फिर ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपका प्रीलिम्स का पेपर जो है वो क्लियर हो पाए फ्रेंड्स। तो ये पूरी मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी रही। उसके बाद सीसेट को मैंने ऑलरेडी एक सीसेट का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं कि सीसेट के लिए आपको अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीसेट को लाइटली नहीं लेना है और अभी से सीसेट की प्रैक्टिस हमें स्टार्ट करनी है। वीक में 2 डेज हमें सीसेट के लिए रिजर्व रखना है और 3 से 4 घंटे वीक के 2 दिन हमें जरूर सीसेट की प्रैक्टिस के लिए देना ही देना है। और ये वाला सेशन जो है आप लंच के बाद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपके सीसेट का पेपर जो है बेसिकली लंच के बाद होता है। तो लंच आवर्स के बाद ही आप सीसेट की प्रैक्टिस के लिए अपना शेड्यूल रखें। तो 3 से 4 घंटे आपको देने हैं, वीक में 2 या 3 डेज देने हैं। और जब आप सीसेट पढ़ रहे हैं तो पूरा टाइम देके एक पूरा टॉपिक आप कंप्लीट करें। ठीक है फ्रेंड्स, और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और टाइम मैनेजमेंट, चूंकि प्रीलिम्स का सीसेट का पेपर लेंथी होता जा रहा है, ठीक है ना, तो टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये टाइम मैनेजमेंट तभी आप सीख पाएंगे जब मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करें। तो कम से कम 10 मॉक टेस्ट आपको लगाकर ही प्रीलिम्स के पेपर में जाना है। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग से हो, मैनेजमेंट से हो, आपने कैट वगैरह की प्रिपरेशन करी हुई है, दैट डजंट मैटर, आपको ये काम करके ही जाना है। अदरवाइज वहां पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू हो जाता है। और आपको टारगेट करना है कि हमें 60+ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करें। आप सीसेट वाली वीडियोस देखिए, उसमें मैंने डिटेल में ये सारी चीजें बताई हुई हैं। रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन में आपका वन एंड ओनली सोर्स आपका यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही होना चाहिए। इसके अलावा किसी और सोर्स को हम रेफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का जब आंसर की आता है तो उसमें बहुत सारे आंसर कीज गलत होते हैं फ्रेंड्स। तो यूपीएससी की
जो लाइन ऑफ थिंकिंग है उसको हमें अडॉप्ट करनी है। तो आप यूपीएससी का आंसर की आप फाइंड आउट करें, उसने किस कॉम्प्रिहेंशन का कौन सा आंसर उसने सही किया है और क्यों किया है, इसको आप एनालाइज करने की कोशिश करें और उन्हीं चीजों को आप अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तभी आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सही हो सकता है। अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जनरली गलत ही होते हैं फ्रेंड्स। और मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो सबसे पहले आप रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को आप टारगेट करें, उसको पहले सारा खोज के सारे टेस्ट सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। उसके बाद आप शॉर्ट पैसेजेस को करें, जो शॉर्ट लेंथ पैसेजेस होते हैं उसको आप टारगेट करें और सबसे एंड में आप लॉन्ग पैसेजेस को आप करें। तो इस तरह से इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। और जब 5 या 10 टेस्ट आप जब देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन हमें पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है और कौन सा सेक्शन कितना टाइम ले रहा है। तो इससे आप फाइनल स्ट्रेटजी इवॉल्व करके आपका जो सीसेट का पेपर है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इतना रिगरस रूटीन फॉलो करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, आपके हेल्थ का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो चूंकि आपको दिन भर स्टडी करनी है इसलिए 6 आवर्स की स्लीप जो है बिल्कुल मैंडेटरी है। तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि आप अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स करें, ठीक है ना, सेम टाइम पे सोए और सेम टाइम पे जगें और मेडिटेशन और एक्सरसाइज को अपने रूटीन में जरूर इंक्लूड करें। सुबह 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करना, जैसे कि आप पूरे दिन एक्टिव फील हो, खाना वाना खाने के बाद, ठीक है ना, आपको बोरिंग या आलस लेजीनेस वगैरह से आपको फेस नहीं करना पड़े। और मेडिटेशन शाम में या मॉर्निंग में 15 मिनट्स का टाइम निकाल के मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है टू कीप योर बॉडी एंड माइंड हेल्दी, ठीक है ना। और जब आप पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ाई करें, क्योंकि प्रीलिम्स का दोनों पेपर 2 घंटे का होता है। तो एटलीस्ट आपके पास एक हैबिट होनी चाहिए 2 घंटे की सिटिंग की। तो 2 घंटे के स्लॉट्स में आप पढ़ें, फिर उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लें और 10 मिनट्स के ब्रेक में बेसिकली आप थोड़ा सा टहल वहल लें, रूम में इधर उधर घूम लें और थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करें। इससे क्या हो पाएगा फ्रेंड्स कि आप नेक्स्ट जो 2 आवर्स का सेशन जो आप पढ़ने जाएंगे तो उसके लिए आप फ्रेश एनर्जेटिक आप फील करेंगे और उस सेशन को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे और उससे मैक्सिमम रिटेंशन आ पाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, ओके, प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल IAS Study Solution, and if you want to consult me, okay, then you can contact me on my Telegram ID, this Telegram channel, okay, and this is my email ID. Okay, so if you have any queries, any doubts, okay, so you can post your queries and doubts, okay, through these channels. Okay, that's all. Thank you. Take care of your health, okay, and study hard.